हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जो आपका अभी पेपर आने वाला है 16 दिसंबर से आपके 13 जनवरी तक जो पेपर होंगे, जो कि आपका सीटेट का पेपर है। यह पेपर ऐसा है जो पूरे इंडिया में कराया जाता है और सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये आपका टीचर एलिजिबिलिटी का पेपर होता है जो कि ऑल इंडिया वैलिड होता है। और अब तो इस पेपर की जो वैलिडिटी है वो भी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आपका पेपर दिसंबर में 16 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। इस बार सीटेट ने ऑनलाइन पेपर का माध्यम रखा है, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, यानी कि उस पेपर को आप किस तरीके से देंगे, उसके लिए जो सीटेट ने मॉक टेस्ट जारी किए थे, मॉक टेस्ट के सेंटर जारी किए थे, सेंटर की लिस्ट, उसके बाद जो मॉक टेस्ट था वो आपको कैसे देना था। आप चाहें तो अपने घर पर भी मॉक टेस्ट दे सकते थे और चाहें तो आप सेंटर पर जाकर भी दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि जहां सेंटर पर मॉक टेस्ट हो रहा था उस ज़िले में आपका सीटेट का सेंटर भी हो। ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन मॉक टेस्ट का सेंटर आपके हर ज़िले में था। तो उससे रिलेटेड वीडियो भी हमने पहले एक आपको शुरू में ही बना दी थी, जब आपके सीटेट के मॉक टेस्ट की लिस्ट जारी करी गई थी। तो उस वीडियो का लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वीडियो में पूरा डिटेल बताया गया है कि आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। साथ ही साथ जब आप ऑनलाइन पेपर देने जाएंगे तो आपको किस तरीके से अपने पेपर के लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। अगर आपने उसका माध्यम पेपर का हिंदी भरा है तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी भरा है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेज कन्वर्ट होगी केवल और केवल आपके लैंग्वेज पार्ट को छोड़कर अदर पार्ट में होगी। लैंग्वेज पार्ट में कोई भी लैंग्वेज कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। तो उससे रिलेटेड पूरी वीडियो हमने आपको पहले ही बता दी थी, तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो आज होगी हमारी, ये आपकी लास्ट मोमेंट की वीडियो होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो 15 से 20 मिनट तक चलने वाली है। तो आप 15 से 20 मिनट में आपका एक 30 नंबर का ईवीएस पोर्शन आता है। और ये गारंटेड है कि आपका 20 से 25 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो इसी वीडियो से आने वाले हैं। इस वीडियो में एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको इस तरीके से याद कर लेना है कि वहाँ पर एक एक वर्ड को चेंज करके भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन भी गलत हो सकता है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। तो आपको एक एक लाइन को समझ लेना है कि अगर उससे रिलेटेड कुछ अलग लाइन वहाँ लिखी हुई आती है तो पेपर में आपको उस ऑप्शन को उससे रिलेटेड में नहीं रखना है। जैसे कि जब हम वीडियो आपको आगे शुरू करेंगे तो हम वहाँ पर बताते हुए चलेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से डिफरेंस आपको देखने को क्वेश्चन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी सीटीएट की ईवीएस की वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो फ्रेंड सर्कल, उनको भी सभी को हेल्प मिल सकेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज अपनी ईवीएस की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं। ये टर्म्स भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। रेयर चांसेस होते हैं इनके पूछने के, लेकिन ये पूछ ली जाती हैं तो इनको भी हम यहाँ पर बिल्कुल अपने साथ में लेकर चलेंगे। तो जैसा कि पहला दिया है आपको, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो कि हम बोलते हैं 2005, यानी कि ये रूपरेखा कब आई थी? 2005 में, जिसको हम बोलते हैं NCF। इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 1986 में आई थी। दैनिक समय सारणी आपकी लचीली होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में है। अवेही अवेकस आपका मुंबई से संबंध है। और एकलव्य आपका कहाँ पर है? भोपाल में। एकलव्य एक प्रकाशन है जो कि आपका भोपाल में है। तो बहुत सी कविताएं हैं जो कि एकलव्य के द्वारा प्रकाशित की गई हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एकलव्य को भी लिया है। एकलव्य आपका भोपाल में है, अवेही अवेकस आपका मुंबई में है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कोई आपके कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र, जिसको हम हल्का फुल्का विज्ञान बोलते हैं, तो ये आपका मुंबई में है। दिगंतर जो है, दिगंतर से रिलेटेड आपका जयपुर में है। इसके बाद निरंतर, निरंतर से रिलेटेड आपका नई दिल्ली में है। और नेशनल बुक ट्रस्ट भी आपका नई दिल्ली में है। और इसके बाद आपका विज्ञान शिक्षा
एवं संचार केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय, ये भी आपका दिल्ली में है। तो ये कुछ छोटी सी टर्म्स थी जो कि आपकी बहुत रेयर चांसेस होते हैं इनके पूछने के। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एक दो बार कभी पूछा गया होगा, लेकिन इनको भी हमें एक तरीके से याद करके रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए आगे ये बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है पाठ्यक्रम के 6 थीम। पाठ्यक्रम के 6 थीम जो होते हैं आपके, ये जो पूछे जाते हैं आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। कभी तो आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है, कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से बताना होता है कि कौन सा हमारा पाठ्यक्रम का थीम है। तो ये आपके पाठ्यक्रम के 6 थीम होते हैं। सबसे पहले आता है परिवार एवं मित्र, इसके बाद आता है भोजन, इसके बाद आता है पानी, इसके बाद आवास, इसके बाद यात्रा, और लास्ट आता है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो आता है इसमें आपका कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखना। लास्ट में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी आपका पाठ्यक्रम का ही थीम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कौशल का मूल्यांकन। कौशल का मूल्यांकन भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौशल का मूल्यांकन। तो कौशल के मूल्यांकन में हमें क्या क्या चीज़ करनी होती है, एक तो हम इसमें अवलोकन करते हैं, एक इसमें हम प्रश्न पूछते हैं, एक इसमें ड्राइंग करते हैं, एक चित्रकारी करते हैं, और एक समूह में चर्चा का कारण। यानी कि हम ये 5 तरीके से कौशल का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी से बात नीचे एक छोटी सी मैंने आपको लाइन दी है, इसको पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। जो कि आपका पर्यावरण का जो हम पढ़ाई करते हैं, इसको कक्षा की 4 दीवारी यानी कि हम क्लास से बाहर से इसको जोड़ा गया है। एनसीएफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, क्लास 1 और क्लास 2 जो कि आपकी छोटी क्लास है, इसमें पर्यावरण का कोई भी विषय नहीं है। इससे जुड़े जो कौशल हैं वो आपके गणित और भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। अगर आप आगे जब कभी भी इस टेस्ट को पास करने के बाद अगर आप किसी भी इसमें प्राइमरी स्कूल में भर्ती लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आपने इंटर्नशिप भी करी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जो क्लास 1 और क्लास 2 होती है, यहाँ पर आपके पास ईवीएस की कोई भी बुक नहीं होती, लेकिन क्लास तीसरी, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 यहाँ पर आपकी ईवीएस की बुक शुरू हो जाती है। तो क्लास 1 और क्लास 2 में ईवीएस का जो पोर्शन है वो हम गणित और भाषा के माध्यम से जोड़ते हैं। इसके बाद आगे आता है देखिए जिक्सॉ का खेल। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, जिक्सॉ का खेल। तो जिक्सॉ का खेल से संबंधित होता है जो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने आते हैं, उसमें टेढ़े मेढ़े कुछ टुकड़े आते हैं, उन टुकड़ों को जोड़कर हम उनसे क्या बनाते हैं, एक पूरा डायग्राम बनाते हैं। तो वही चीज़ होती है जिक्सॉ का खेल। किसी भी चित्र के ऐसे टुकड़े जिनको मिलाने में बहुत दिमाग लगाना पड़े, वो जो खेल होता है उस खेल को कहते हैं जिक्सॉ का खेल। इसके बाद देखिए नीचे दिया गया विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर एक चित्रकार हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश इंदौर से हैं। ये करते क्या थे, जो सूखे सूखे पत्ते होते थे उन पत्तों से ये चित्र बनाते थे। तो ये नाम भी अक्सर पूछ लिया जाता है, विष्णु चिंचालकर। इसके बाद आता है हमारा पहला स्कूल। हमारा जो पहला स्कूल है वो है हमारा परिवार। यानी कि अगर हम बात करें तो हमें जो भी प्राइमरी एज पर नॉलेज दी जाती है वो हमें हमारी फैमिली से ही मिलती है। तो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। एक ये भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये इससे रिलेटेड ही मैंने यहाँ पर आपको आगे लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा, इसलिए जो मैं यहाँ बताता हुआ चल रहा हूँ उसको गौर करते हुए चलिएगा कि गांधी जी की जब 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी तो तभी आपके स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं चूहे के बारे में। चूहे के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ देखने की क्षमता कम। चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन परंतु सूंघने की, छूने की और स्वाद की, इन तीनों की क्षमता यहाँ तीव्र होती है। जो हमारा चूहा होता है वो देखता तो कम है, लेकिन वो सूंघना, उसका छूना और उसके स्वाद की क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मुद्राएं। मुद्राएं के बारे में बात करते हैं। एक तो मुद्रा होती है जिनको हम बोलते हैं, पुराने ज़माने में जो आपके सिक्के होते थे उनको मुद्राएं बोलते थे, जो महाराजा महाराजा यूज करते थे। लेकिन यहाँ मुद्राएं वो नहीं है, यहाँ मुद्राओं का काम है इशारे से। यानी कि जब कोई भी नाचता है, डांस करता है, उस नाचते समय जो इशारे करे जाते हैं, चेहरे से हाव भाव एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम मुद्राएं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेल की। ब्रेल क्या होती है? ब्रेल एक लिपि है, लेकिन एक लुइस ब्रेल थे। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे, इन्होंने ही इस लिपि को खोजा था, तो इसलिए इस लिपि का नाम ब्रेल
लिपि रखा गया था। ये लिपि क्या है? ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनका पढ़ने लिखने का खास तरीका होता है ब्रेल लिपि का। तो ये ब्रेल के बारे में बात करते हैं, जो लोग देख नहीं सकते उनका पढ़ने का खास तरीका। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से उस पर बिंदु बनाया गया था, उस पर बिंदु बनाकर लिखा गया था और वो उस बिंदु पर अपनी उंगलियां फिराकर, जो देख नहीं सकते थे वो उंगलियां फिराकर उनसे पढ़ते थे। तो वो लिपि कहलाई थी आपकी ब्रेल लिपि, इसलिए इसको बोला यहाँ पर ब्रेल। इसके बाद बात आती है, एक होता है आपका कहवा। कहवा क्या चीज़ होती है? कहवा होता है इलायची और बादाम डला हुआ कहवा। कहवा को बोलते हैं चाय, यानी कि ऐसी चाय जिसमें इलायची और बादाम डाल दिया जाए उसको हम बोलते हैं कहवा। ये छोटी छोटी टर्म है जो कि आपकी अक्सर पूछी जाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कुछ मैंने नाम दिए हैं और उन नामों से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको उनकी कविताएं बताई हैं। जैसे कि विजेंद्र पाल सिसोदिया। विजेंद्र पाल सिसोदिया ने पत्ते नाम की कविता लिखी। इसके बाद श्री प्रसाद ने पानी नाम की कविता लिखी। भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने घर प्यारा कविता लिखी। अरविंद गुप्ता ने मेरी बहन सुन नहीं सकती। हरीश निगम ने बादल आए। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने रेलगाड़ी ये कविता लिखी। इसके बाद अन्नपूर्णा सिन्हा ने कविता लिखी आओ बनाए बर्तन। आओ बनाए बर्तन में दो की बात करी गई, एक तो फुदगुदी। फुदगुदी है एक चिड़िया जिसका नाम था फुदगुदी, और एक है बनाते बनाते जिसको कहा गया कौआ को। तो कौआ को बनाते कहा गया और चिड़िया को फुदगुदी कहा गया। अन्नपूर्णा सिन्हा ने वो कविता लिखी थी आओ बनाए बर्तन। इसके बाद कविता यहाँ ख़त्म होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डल झील। जो आपकी डल झील है यहाँ पर क्या है? एक आपकी हाउस बोट है। इसके बाद बात करते हैं हम टांका। टांका क्या होता है? एक हमारा आंगन होता है। आंगन में हम गड्ढा बना देते हैं, उस गड्ढे बनाकर उसे पक्का करके रख देते हैं, उसको हम कहते हैं टांका। एक होती है आपकी बल्लम। बल्लम क्या चीज़ होती है? बल्लम होती है लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव। जो लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होती है उसको हम बल्लम बोलते हैं, और ये नाव आपकी केरल में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बिश्नोई। बिश्नोई क्या होता है? बिश्नोई ऐसे लोगों को कहा जाता है जो पेड़ों की और जानवरों की रक्षा करते हैं। जो पेड़ और जानवर की रक्षा करते हैं उसे हम बोलते हैं बिश्नोई। आगे चलते हैं। आगे देखिए घरों के बारे में बात करते हैं हम घरों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले घर के बारे में बात करते हैं हम असम के बारे में। ये जो मैंने आपको एड्रेस दिए असम मनाली ले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो असम होता है, असम में जो हमारे घर हैं वो हमारे 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। वहाँ मजबूत बांस के खंभे पर ये घर बनाए जाते हैं, और ये जो घर होते हैं कि अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ज़मीन से ऊंचे घर बनाए जाते हैं। बांस के घर बनाए जाते हैं, अंदर से भी वो लकड़ी के होते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर हम बात करें मनाली की, तो मनाली क्या है? एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ जो मकान है वो पत्थर के या फिर आपको लकड़ी के मिलेंगे, और वहाँ पर आपकी बर्फ़ भी पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं लेह की। लेह कहाँ है? आपका लद्दाख में। लद्दाख में 2 मंजिला घर होते हैं। नीचे की मंजिल पर तो ज़रूरत का सामान रखा जाता है और वहाँ पर जानवर रखे जाते हैं, और दूसरी मंजिल पर वहाँ पर रहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में घर किस तरीके के होते हैं? वहाँ पर तो बहुत कम बारिश होती है, लेकिन गर्मी वहाँ पर खूब होती है। इसलिए जो घर की दीवारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं, और वो मिट्टी से लीप पोत कर रखी जाती हैं ताकि वहाँ पर ठंडक बनी रहे, और जो छत होती है वो कंटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। तो ये आपके 4 घर हैं, असम, मनाली, लेह और राजस्थान, जिनके बारे में अक्सर यहाँ पर पूछा जाता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथी से बारे में जो यहाँ पर एक एक लाइन लिखी है उस एक एक वर्ड को आपको समझना है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है? ये जो आपका 100 किलो लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी डिजिट चेंज कर दी जाती है। अगर ये 100 किलो से ज़्यादा होती है या 100 किलो से कम डिजिट आती है तो आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर वहाँ 100 किलो से ज़्यादा ही लिखा हुआ तो ही आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद 100 किलो से ज़्यादा वो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 2 से 4 घंटे ही वो सोता है, यानी कि दिन में वो बहुत ही कम ज़्यादा आराम करता है। इसके बाद पानी और कीचड़ में उसको खेलना भाता है। उसको पानी और कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इससे उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है।
उसके जो कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं। जब उसको गर्मी लगती है तो गर्मी लगने पर वो अपने कानों को हिलाता है और अपनी हवा कर लेता है। तो ये हाथी से संबंधित कुछ बातें थी। इसमें मोस्टली जो दिया जाता है आपको, या तो ये दिया जाता है 2 से 4 घंटे सोता है। इसके बाद उसको जो है पानी या कीचड़ में खेलना भाता है। और ये भी दे देता है, ये अक्सर देता है कि जो पत्ते और झाड़ियाँ है वो कितनी खाता है। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इसको वो अप डाउन कर देता है, जिससे आपका आंसर गलत हो सकता है। हाथी के बाद हम बात करते हैं। देखिए ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जिन पक्षियों के कान नहीं दिखते, जिन पक्षी के कान नहीं दिखते उनके सिर के पास छेद होते हैं जिनसे वे सुनते हैं। और वे जो छेद होते हैं वो पंख से ढके हुए होते हैं। यानी कि जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके कान नहीं दिखते, लेकिन उनके सिर के पास छेद होते हैं, वो छेद पंख से ढके हुए होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे छिपकली और मगरमच्छ। इन दोनों के में कान नहीं दिखते, लेकिन इनके जो कान होते हैं वो एक छेद के माध्यम से होते हैं। अब जिन पक्षी के वो जिन जानवरों के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, यानी कि अगर हम बात करें भैंस की या फिर हम बात करें गाय की, ऐसे जानवर जिनके हमें कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। खरगोश के कान भी बाहर दिखते हैं, खरगोश के शरीर पर भी बाल होते हैं। बकरी के कान बाहर दिखते हैं, बकरी के शरीर पर भी बाल होते हैं। तो जिनके जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे क्या करते हैं, अंडा देते हैं। जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, शरीर पर बाल होते हैं। और जिनके कान दिखाई नहीं देते उनके बाल नहीं होते और वे अंडा देते हैं। आगे हम बात करते हैं खेजड़ी की। खेजड़ी क्या है? खेजड़ी एक पेड़ है जो कि रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इस पेड़ की जो छाल है वो दवा के काम आती है। इस लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है और इस पेड़ की जो फली होती है इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये खेजड़ी के बारे में कुछ आपकी क्या थी, ये टर्म्स थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जो 3 महीने होते हैं मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इन 3 महीने में मधुमक्खी जो होती है वो अंडा देती हैं। इसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। ये कौन थी? ये एक वेट लिफ्टर थी जो कि एक आंध्र प्रदेश की थी। और इन्होंने एक बार में 130 ग्राम वजन की क्या करती हैं, उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक बार में 130 किलो का वजन उठा लेती हैं और इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल भी जीते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद उत्तराखंड तो सभी लोग जानते होंगे, उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते। देखिए ये आपका एक ट्रेन से रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा जो पेज है आपका ट्रेन से रिलेटेड है। जो गुजरात है, गुजरात में आपके कुछ एड्रेस दिए गए, गांधीधाम, कच्छ, अहमदाबाद और वलसाड़। ये सभी जगह गुजरात में पड़ती हैं। इसके बाद केरल में आपका कोझिकोड और कोट्टायम जगह पड़ती है और गोवा में आपका मडगांव जगह पड़ती है। जब आपकी ट्रेन नदी के पुल पर होकर चलती है तो आपको खड़खड़ की आवाज़ आती है। इसके बाद जो सुरंग बनाई जाती है वो पहाड़ों को काट कर बनाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जब हम गोवा से केरल जाते हैं। जब गोवा से केरल जाते हैं तो रेल के रास्ते से जब हम जाएंगे तो हमें 92 तो सुरंग मिलेंगी और 2000 वहाँ पर पुल मिलेंगे, जो कि गोवा से केरल जाते समय हमें मिलते हैं। गोवा से केरल गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस जाती है, जो कि गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, मडगांव, उडुपी, कोझिकोड, कोट्टायम से होती हुई जाती है। अब देखिए केरल में जो नाव होती है उसको हम फेरी भी कहते हैं। एक हमने बताया था छोटी नाव है उसको वल्लम कहते हैं, और केरल में जो नाव होती है उसको हम फेरी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार जो है मधुबनी के नाम से प्रसिद्ध है। मधुबनी क्या है? एक चित्रकला है और मधुबनी एक जिला भी है। और ये जो आपका मधुबनी जिला है या मधुबनी चित्रकला है, वो जो चित्रकला है वो उसके जो चित्र बनाए जाते हैं वो पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर, और रंग नील का, हल्दी का या फूल पेड़ों का होता है, उनको मिलाकर वो रंग बनाए जाते हैं। अब पिसे हुए चावल में रंग मिलाया जाता है, उनसे वो चित्रकारी करी जाती है, जिसको हमने मधुबनी नाम यहाँ पर दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो आपका कन्नौज है, कन्नौज इत्र के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है।
जो कि गुलाब जल और केवड़ा में आपका डाला जाता है। इसके बाद हरियाणा में एक गांव आता है सोहन गांव। सोहन गांव जो है, जब हम सोहन से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में हमें गुरुग्राम भी वहाँ पर आता है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं जो गोबर है और जो मिट्टी है, अगर हम इन दोनों की लिपाई करते हैं तो इससे कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी दीमक से अगर हमें बचानी है तो हमें नीम की या कीकर की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। खरपतवार क्या होती है? खरपतवार वो होती है ऐसे पौधे जो बिना बोए अपने आप उग जाते हैं, उनको कहते हैं खरपतवार। एक आता है यहाँ गिलहरी। गिलहरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो गिलहरी होती है उसके दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो आपने देखा होगा हमेशा गिलहरी को वो कुटर कुटर करती रहती है, यानी कि वो कुछ ना कुछ चीज़ अपनी काटती रहती है। ऐसा वो क्यों करती है? उसका जो काटना और कुतरना होता है, इससे उसके दांत जो घिसते रहते हैं, जिससे वो ये अपनी प्रक्रिया करती रहती है। अब हम बात करते हैं बरगद के बारे में। जो बरगद का पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं उनको हम लटकन बोलते हैं, जो टहनी से निकलती हैं। इसके बाद जो छिपकली होती हैं, वो छिपकली सर्दियों में गहरी नींद में सो जाती हैं, इसीलिए वो सर्दियों में हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो देखिएगा, आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जगह दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में एक आपका नल्लामड़ा जगह है, महाराष्ट्र में आपका बाजार गांव है, और मुंबई में आपका कप्परेड नाम की जगह है। ये कुछ जगह हैं जिसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है रेगिस्तानी ओक। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलता है हमेशा, राजस्थान नाम का। और रेगिस्तान से रिलेटेड राजस्थान का ऑप्शन सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। जो रेगिस्तान ओक नाम का पेड़ है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। असम में आपका बिहू नाम का त्यौहार मनाया जाता है। और तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और हैदराबाद में जो है ज़्यादातर वहाँ पर बुनकर हैं। वो जो बुनकर हैं उनकी जो कारीगरी है, उनकी प्रसिद्ध कारीगरी को देखते हुए वहाँ पर पोचमपल्ली नाम की एक जगह है। अगर किसी को उल्टी दस्त हो रहे हों तो उसको पानी में शक्कर और नमक मिलाकर पी लेना चाहिए। देखिए, अब यहाँ बात करते हैं हम स्लॉथ की। स्लॉथ और बाघ, इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्लॉथ और बाघ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो होता है वो हमें भालू की तरह दिखता है, देखने में ये भालू जैसा होता है, और ये पेड़ पर 17 घंटे लटकता है, यानी कि ये उल्टा लटकता है 17 घंटे। और लटक कर ये क्या करता है? सोता है। जिस पेड़ पर ये सोता है, जिस पेड़ पर लटकता है, उसी पेड़ के ये पत्ते खाता है। जब उस पेड़ के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये अपना जीवन बिताने के लिए दूसरे पेड़ पर चला जाता है। और ये अपने पूरे के पूरे जीवन में, मतलब कि इसका जो जीवन होता है वो लगभग 40 वर्ष का होता है, तो ये लगभग 40 वर्ष में 8 पेड़ पर अपना जीवन बिताता है। इसके बाद एक हफ्ता में ये एक बारी सोच के लिए नीचे उतरता है और वापस फिर ये अपने पेड़ पर चला जाता है। अब हम जानते हैं बाघ के बारे में। बाघ क्या होता है? एक तरीके से चीता। बाघ जो होता है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसकी जो मूंछ होती है वो कंपन को भी भांप लेके आ रही है, भूकंप को। उसका जो गुर्राना होता है, अगर वो गुर्राएगा एक बार तो उसकी जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और ये जिस जिस इलाके में चले जाते हैं उस इलाके में अपने मूत्र की गंध को छोड़ते हुए चले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान में भरतपुर ज़िला है जहाँ पर आपका गाहना नेशनल पार्क है। एक आपका RTE 2009। RTE 2009 क्या है? ये आपका राइट टू एजुकेशन 2009। राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके बाद जहरीले सांप जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: नाग, करैत, दुवैया और अफाई। इसके बाद आती है वेलक्रो। वेलक्रो आपने देखी होगी, 2 पट्टी आती है काले से रंग की। एक पट्टी आपकी कुरकुरी होती है, दूसरी पट्टी आपकी चिकनी होती है, उसी को हम बोलते हैं वेलक्रो, जो दोनों सतह पर चिपक जाती है। और जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें से चट चट की आवाज़ आती है। और सर को तो आप सभी जानते होंगे, जिसको हम पर्यायवाची में यूज करते हैं। सर का मतलब तालाब। आगे देखिए, हम बात करते हैं पौधा निपेंथिस। यहाँ से भी जरूर क्वेश्चन एक आता है। पौधा निपेंथिस में क्या होता है? आपको ये यहाँ पर कुछ लाइन लिखी गई है, इस लाइन को जरूर याद रखना है। ऐसे पौधे जो चूहे,
मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार करते हैं। वो पौधे निपेंथिस होते हैं। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। घड़े के आकार के होते हैं और इनके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। ये घड़े के जैसे होते हैं और इनके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। इसमें से खुशबू निकलती है लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं निकलती। जो आपको ये चौथी लाइन दी गई है, ये लाइन ज़रूर आती है कि वो जो है कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आवाज़ करके वो अपनी तरफ को आकर्षित करते हैं, लेकिन वो पौधा कोई भी आवाज़ नहीं करता। उस पौधे में से केवल और केवल खुशबू निकलती है, जिससे वहाँ पर चूहे, मेंढक और कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का वो पौधा शिकार करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मृत सागर की। मृत सागर क्या है? एक तरीके का नमकीन सागर। क्यों? क्योंकि इस सागर का 1 लीटर जल जो होता है उसमें 300 ग्राम नमक निकलता है। और ये जो मृत सागर होता है ये ऐसा होता है, हम इस पर आसानी से तैर सकते हैं। तैर ऐसे सकते हैं जैसे हम आराम से इस पर लेटे हों। इसके बाद हम बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर यानी कि जो आपका फीमेल मच्छर होता है, एनाफिलिस से ये फैलता है। मलेरिया की जो दवाई होती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एक होती है अनीमिया नाम की बीमारी। अनीमिया नाम की बीमारी कब होती है? जब खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां इसमें क्या होती हैं? फ़ायदेमंद होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग आपका वाराणसी में है। एक थे आपकी सुनीता गोताखोर। सुनीता गोताखोर की जगह हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। यानी कि जो सुनीता थी वो गोताखोर बनना चाह रही थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। इसके बाद चांद पर उतरने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए ये अंतरिक्ष के बारे में बात करते हैं। अंतरिक्ष से भी कोई कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो अंतरिक्ष के बारे में आपको 7 लाइन दी गई हैं, इन 7 लाइनों को आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमको उड़ते हुए जाना पड़े, यानी कि तैरते हुए। पानी भी वहाँ एक जगह नहीं टिकता। जो पानी होता है वो बुलबुलों की तरह इधर से उधर उड़ता फिरता है। अगर हमें अपने हाथ मुंह भी धोने होते हैं तो हमको वहाँ कपड़ा जो है उन्हीं बुलबुलों से गीला करना पड़ता है, जो बुलबुलें वहाँ पर उड़ रहे होते हैं। अगर हमें खाने के कमरे में जाना होता है, वहाँ पर जो है उड़ते हुए पैकेटों को हमें पकड़ना होता है, क्योंकि वहाँ कोई भी चीज़ टिक कर नहीं बैठ सकती। इसके बाद जो बाल होते हैं हमारे सिर के बाल, वो हवा में खड़े हो जाते हैं और हम वहाँ पर कंघी भी नहीं कर सकते। हम ना तो वहाँ पर चल सकते, बस हम हर समय वहाँ पर तैरते रहते हैं। हमें खुद को भी वहाँ बेल्ट से बांधना पड़ता है और वहाँ कागज़ भी उड़ते रहते हैं, इसलिए कागज़ को भी वहाँ दीवार के साथ में बांधना पड़ता है। तो ये कुछ अंतरिक्ष के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए ज़मीन से अगर कोई भी तेल निकाला जाता है, वो तेल आप तो गहरे रंग का होता है, गहरे रंग के साथ में गाढ़ा होता है और वो बदबूदार होता है। इसके बाद एक होता है आपका पश्मीना। पश्मीना क्या होता है? पश्मीना एक शॉल होता है। ये जो शॉल होता है इसमें 6 स्वेटर के बराबर की क्या होती है? गर्मी होती है। यानी कि 6 स्वेटर के बराबर की गर्मी एक अकेले शॉल में होती है, पश्मीना शॉल में। ये जो है मोटी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 6 स्वेटर के बराबर गर्मी हो तो ये मोटा होता हो, ये बिल्कुल भी मोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी जो बकरी होती हैं, वो जो एक ख़ास नस्ल होती है, उनका ये पश्मीना शॉल बनाया जाता है। इस शॉल को बनाने के लिए 250 घंटे लगातार कार्य करना पड़ता है। यानी कि ये जो शॉल बनाया जाता है ये मशीन से नहीं बनाया जाता, इसमें हाथ से ही कारीगरी करी जाती है। क्योंकि ये बकरी होती है, बकरी के बालों से शॉल बनाया जाता है और वो बाल इतने पतले होते हैं कि बस बकरी के 4 बाल और हमारे सिर का 1 बाल बराबर की मोटाई का बैठता है। तो इसीलिए यहाँ पर मशीन कामयाब नहीं होती। केवल और केवल ये हाथ से 250 घंटे काम करके एक पश्मीना शॉल तैयार करा जाता है। ये जो बकरी होती है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, जहाँ का तापमान -40 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर में आपकी डल झील है, श्रीनगर में आपका हाउस बोट है, वहाँ पर झेलम नदी है और अंदर की जो छत है उसकी नक्काशी जिक्सॉ पजल की होती है और जालीदार वहाँ पर खिड़की होते हैं जिसको हम डब कहते हैं। इसके बाद जंगल अधिकार कानून 2007। ये कौन सा कानून है? यह ऐसा कानून है जो आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है।
तो ये था आपका आज का पूरा ईवीएस का पोर्शन, यानी कि जो कि आपके सीटेट में ईवीएस की वीडियो जो हमने आपको आज बताई है, इस वीडियो से आपके पास 20 से 25 जो क्वेश्चन है बहुत इजीली वहाँ पर आपके इसी वीडियो से आ जाएंगे। इसके बाद जो जड़ तना होता है, इससे रिलेटेड जो नॉर्मल साइंस होती है, आप उससे रिलेटेड भी कुछ अपनी प्रिपरेशन कर जाएं। और ये जो मैंने आपको वीडियो बताई है 20 से 25 क्वेश्चन बहुत आराम से वहाँ आएंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना ना भूलें। पूरी वीडियो को एक एक लाइन को यहाँ समझें, और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर भी आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।